तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के भेद हैं। देखिए, शब्द शक्ति की बात किया जाए तो शब्द शक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है बिहार डीएलएड में, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, शब्द शक्ति को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। तो देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे भी कह सकते कि भैया जी 52 वर्णों की संख्या है। 52 वर्ण कौन कौन सा है? 13 आपका स्वर हो जाएगा, 33 आपका व्यंजन हो जाएगा, 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन में कौन सा होता है? अक्षा, तरा, ज्ञा और उसके बाद श्री होता है, श्री जो श्रृंगार वाला श्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा और 2 होता है आपका अनुस्वर और अविसर्ग होता है। बात समझे? तो कुल आपका 52 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बता सकते हैं आप सभी। सभी क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो आपसे कह सकते हैं भैया जी वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के बाद वर्ण से आपका शब्द बनेगा, शब्द से आपका पद बनता है और पद से आपका वाक्य बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी, शब्द, शब्द के बाद पद, तब आपका वाक्य बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द और अर्थ के बीच संबंध हैं। किस प्रकार का संबंध है? तो बोधक और बोध्य का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोधक जो होता है, जो अर्थ बताए उसे बोधक कहा जाता है, और बोध्य क्या होता है? जिसे समझा जाए, ठीक है, जिसे समझा जाए उसे बोध्य, और जो अर्थ बताए उसे बोधक कहा जाता है। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, अब 2 दिन का ये मेहमान है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्द ये मरने वाला है, ठीक है, जल्द ये मरने वाला है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए अगला है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो देखिए, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन जो कहलाता है ये आपका सिरका कहलाता है, और आपका एथेनोइक अम्ल जो है ये आपका एसिटिक एसिड है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। इसको आप याद रखिएगा। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH हो जाएगा। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा पदार्थ हार्मोन उत्तरदायी है? तो देखिए, फल को पकाने के लिए कौन सा होता है? एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, एथिलीन, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो देखिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति को हम सभी अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अच्छा, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन सा? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रखिएगा, ये तीनों शब्द शक्ति का भेद है जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है ट वर्ग का उच्चारण। देखिए, ट एक बार बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ना, सब जो है ये मूर्धा व्यंजन है, यानी कि मूर्धा से उच्चारण इसका होता है। देखिए एक बार आपसे बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, जो आपका जीभ है वो मूर्धा में सटता होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धा व्यंजन हो जाएगा। याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालाघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट से मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है, और यहाँ पर मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो है कि कौन सा कंपनी बताएं आपको? मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए, मतगणना का जो कार्य होता है ये चुनाव आयोग का होता है। याद रखिएगा आप सभी, और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चुनाव आयोग की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्लस में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पता है आप सभी को? बता सकते कोई हमको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बक्सर का आंदोलन में किनकी
प्रमुख भूमिका थी। देखिए, एक होता है आपका प्लासी का युद्ध 1757, जो प्लासी पश्चिम बंगाल में है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, और बक्सर बिहार में पड़ता है। तो इस आंदोलन में जो है कि प्रमुख भूमिका निभाया था आपका गोंडुत ने निभाया था, जो कि एक गोंड जनजाति का नेता था, याद रखिएगा आप सभी। किस जनजाति का? गोंड जनजाति का नेता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 क में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है इसे। ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। और लिया गया है रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से आपका बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक है, यानी कि यह सरकारी आपका लो इस्पात संयंत्र है और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। जबकि टाटा उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका प्राइवेट है और यह स्थापना 1907 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ? जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिपीट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। इसको जेनोवा में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। और जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट डेट ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाएगा। अगला है च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, च्वार विद्रोह जो हुआ था ये 1769 ईस्वी में शुरू होता है च्वार विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार के बीच में हुआ था। 1769 से लेके लगभग 1809 तक ये विद्रोह आपका चलता है, जो कि ब्रिटिश और जमींदार कि शोषण नीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, कोल और च्वार भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा था, च्वार विद्रोह में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग। ये सभी है, याद रखिएगा, सफलता में सबसे बड़ी बाधा हो रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली थी? ये आयोग प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए तो ये 1855 के अप्रॉक्स में खोली गई थी जूट मिल। और ये कोलकाता के रिसड़ा में खोली गई थी, ध्यान दीजिएगा, रिसड़ा में खोली गई थी। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? कोलकाता में। तो यहाँ तो कोलकाता सही हो जाएगा, पर 1917 में कोलकाता में जूट मिलों का विस्तार शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? देखिए, जो गन्ना होता है ना, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। लगभग 10 से लेके 12 माह तक इसमें समय लग जाता है। अच्छा, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ये सभी है। अगला है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो अधिकांश कवक होते हैं इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए, अगर बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसे हम सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल
तक दूध प्राप्त हेतु उपयोगी है, यानी कि लंबे समय तक ये दूध देती है और सबसे अधिक दूध देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विशुद्ध, या कह सकते विदेशी नस्लें जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, ये सभी जो आपका नस्ल होता है गाय का, ये सभी कह सकते कि लंबी अवधि तक दूध देता है और सबसे अधिक दूध देता है। जैसे कि भारत में गाय का जो नस्ल है उसमें दूध आपको कम देखने के लिए मिलता है, बट जैसे जर्सी की बात किया जाए तो इसमें अधिक दूध होता है। इसमें प्रमुख नस्ल देखिएगा तो एक आपका हॉलिस्टीन होता है, हॉलिस्टीन एक आपका नस्ल है जो ये भी सबसे अधिक दूध देता है। उसी प्रकार से जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, और एक आप याद रखिएगा जो हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीजियन, याद रखेंगे आप सभी, फ्रीजियन एक प्रकार का नस्ल है गाय का, ये भी दूध सबसे अधिक देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण का नाम लिखें। डायनमो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। डायनमो क्या करता है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपका H2 गैस निकलती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, एथेनॉल की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। जब ये आपका सोडियम यानी कि Na के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका जो है कि H2 का निर्माण करती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। H2 का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो ATP का संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा NADH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है, इससे होकर ये आपका ATP का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड किस रूप में होता है। क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड जो होता है आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपस में जुड़ी थैली के रूप में, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। तो एड्स आपका एक विषाणु के कारण से होती है, या कह सकते हैं कि HIV वायरस से या शारीरिक संबंध से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया कह सकते हैं, कवक से दाग धब्बा होता है, जीवाणु के कारण से हैजा होता है, पता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि। तो देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा तभी उदासीन होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो, याद रखिएगा आप सभी। तो उसका आवेश शून्य होगा, और जहां आवेश शून्य होगा वो आपका उदासीन होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन बराबर होने पर क्या हो जाता है, यह आपका उदासीन हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो ये उदासीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर हो जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, शून्य आवेश होगा वहाँ पर, तो वह आपका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया देखिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और कर्णपुरा भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, ये दोनों झारखंड में पड़ता है। और धनबाद में ही झरिया में कह सकते हैं कि जो अभी कोयला खदान में जो आग लगा वह अभी तक नहीं वो आग बुझा है, दहक रहा है, बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान को हम से किस नाम से जानते हैं, कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, कर्ण पल्लव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है मानव कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। अगर वही बात किया जाए कि आप सभी से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ऑर्गन के बारे में पूछा जाए कि ऑर्गन कितना होता है, तो ऑर्गन आपका 0.93% होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 28 जो है ये किसका होता है, तो निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह Ni होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2818 होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी वस्तु
कि गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा पाया जाता है, और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि बांधा हुआ पानी है तो इसमें आपका स्थितिज होगा। धड़ा हुआ हथौड़ा है तो स्थितिज हो जाएगा। या कह सकते छत पर खड़ी एक लड़की स्थितिज ऊर्जा है, और वहीं से उसको फेंक दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, गति में रहने वाली वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। ये उसका फार्मूला है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। दो ही नियम होता है ना, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक छोड़कर सभी होते हैं। देखिए, सामान्य अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो केंद्रक उसमें मौजूद होता है, याद रखिएगा आप सभी। बट आयोग की तरफ से केंद्रक ही ऑप्शन लिया गया है, और ऑप्शन के हिसाब से केंद्रक ही सही आंसर होगा। अभी बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। देखिए, अगर केंद्रक की बात किया जाए तो याद रखिएगा, जो आपका पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, कह सकते हैं कि बिना केवल इसमें ट्रेकड और सीबम ट्यूब कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, ट्रेकड। याद रखिएगा आप सभी, ट्रेकड और कह सकते हैं ट्रेकड और आपका सीबम ट्यूब आपका कोशिकाएं होता है, सीबम ट्यूब कोशिकाएं होता है आपका, याद रखिएगा। बट समान पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति होता है। अगला है कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, पत्ती में रंध्र के माध्यम से ही CO2 आपका विसरण में प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल पर वायु का दाब होता है। तो देखिए, समुद्र जल पर वायु का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, पारा के 360 मिमी के बराबर होता है। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका 76 सेमी को ही हम सभी मिमी यानी कि मिलीमीटर में लिख सकते हैं, 360 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति का समानार्थी क्या होगा। परिस्थिति का अर्थ क्या होता है, कुछ घटित होना। इसका अर्थ होता है परिणाम, दशा, हालत हो जाएगा। तो परिणाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए, अरब सागर जो है इस साइड अरब सागर, इस समय बंगाल की खाड़ी है इस साइड में। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये आपका अरब सागर में गिर जाती है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि महानदी गोदावरी और आपका कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा, 43 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 गुना हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी में किया जाता है। देखिए, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका विकृति जन्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर टूट गया है, कोई बीमारी हो गया है, तो उसका पता करने के लिए हम सभी एक्सरे का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। इसका खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने। कब, 1895 के अप्रॉक्स में। अगला है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभव ताप कौन सा है। तो देखिए, जिसके नीचे पदार्थ को ठंडा नहीं हो सकता है वह आपका न्यूनतम ताप हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। या कह सकते हैं इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। या 0 डिग्री केल्विन भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्नलिखित द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ पर बात किया गया है कि एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर भट्टी है, डायरेक्ट इसको ऊष्मा जो मिल रहा है ये विकिरण के माध्यम से मिल रहा है। इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, याद रखेंगे आप सभी। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है वो भी आपका विकिरण के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि उसके माध्यम में कुछ नहीं रहता है। जैसे कह सकते हैं कि चालन विधि से एक छड़ जो गर्म होता है, चालन विधि से इस भाग को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे ये वाला भाग भी गर्म हो जाएगा। तो ये चालन विधि से होता है। वायुमंडल जो गर्म होता है वो आपका संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा। तो ये संवहन विधि हो गया। दूध जो गर्म होता है ये संवहन विधि के द्वारा होता है, पानी गर्म संवहन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है कि प्रयोग किसका करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 47 का। तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। LPG C4H10 का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और इसके साथ में इसमें हम सभी प्रोपेन भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रोपेन भी मिलाते हैं या प्रोपेन रहता है। अच्छा, महक के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है, एथाइल
मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? एथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं महक के लिए। अगला है कि किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? तो किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? लैक्टिक अम्ल से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सोने की वस्तु में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितनी होती है? तो यह लगभग 100% तक शुद्ध ही होता है। 22 कैरेट सोना प्रयुक्त होता है शुद्ध की अगर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? यह आपका 1838 के अप्रॉक्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था या कब लागू हुई थी? तो ये 1870 में हुई थी। डेट को एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बम्बई की चौल जो है ये किस प्रकार की इमारत थी? तो ये आपका एक बहुमंजिली इमारत थी। याद रखिएगा आप सभी, किस प्रकार की बहुमंजिली इमारत थी। अगला है भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं कानून निरोध अधिनियम पारित किया गया था? तो यह आपका सबसे पहले 1863 में कोलकाता में लाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुमंडलीयकरण शब्द का इजाद जो है ये किसने किया था और कब हुआ था? तो इसका कह सकते हैं इजाद किया था जॉन विलियमसन ने 1990 में। जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। अगला है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एशियाई विकास बैंक जिसे हम क्या कहते हैं, नबार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। तो दिसंबर 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पे है आप सभी को पता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है कि इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला है कि जापान में छपाई गई तकनीकी जो है ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये आपका चीन भिक्षुकों द्वारा, जो चीन बौद्ध भिक्षु था ना, इसी के द्वारा लाई गई थी। हाथ से छपाई के लिए परिचित था, छपाई तकनीक। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? चलिए क्वेश्चन में 57 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो सभी को पता होगा नाथुला और जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि जोजिला दर्रा कहाँ पे, बता सकते कोई हमको? बताइए जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है और लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। ये जोजिला लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ से एक नया दर्रा याद रखिएगा आप सभी, लानक दर्रा। ये आपका कहाँ पे है? लानक दर्रा लद्दाख में ही पड़ता है, जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। बात समझे आप सभी? अच्छा, बुर्जुल दर्रा की बात किया जाए तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? कश्मीर वाला क्षेत्र में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को और उसके बाद जो है कि आपका देवसाई मैदान को जोड़ता है। ये किसको? देवसाई मैदान को जोड़ता है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात प्रभाव किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा आप सभी। और यहीं पर जो है कि 1902 ईस्वी में क्या बनाया गया था पता है आप सभी को? बिल्कुल, जल विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया था शिव समुद्रम जलप्रपात पर। अच्छा, बात किया जाए कि बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसके अलावा जोग या गोरसप्पा की बात किया जाए, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। याद रखिएगा आप, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। शरावती नदी कर्नाटक में है। अच्छा, हुंड्रू की बात किया जाए तो हुंड्रू कहाँ पे है? तो हुंड्रू रांची में है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अच्छा, गौतम धारा कहाँ पे है पता है आप सभी को? गौतम धारा जलप्रपात ये आपका रारू नदी झारखंड में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दूध सागर हो गया और उसके बाद कपली धारा हो गया, ये भी आपका कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। दूध सागर और कपली धारा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा बिहार से संबंधित याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा काकोलत जलप्रपात जो है, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पे है? नवादा में है। कहाँ पे है जी? नवादा में है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ पे है? दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास और कैमूर की सीमा पर है। याद रखिएगा आप सभी, रोहतास और कैमूर की सीमा पर है। रोहतास और कैमूर की सीमा पर स्थित है। कैमूर की सीमा पर स्थित है आपका दुर्गावती। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए धुआं कुंड कहाँ पे है, तो आपसे क्या बता सकते हैं? धुआं कुंड जो है ये आपका कहाँ पे है? धुआं कुंड तो रोहतास में ही पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? रोहतास में है। तो इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो देखिए अमरकंटक से उद्गम नर्मदा, उसके बाद जो हो जाएगा सोन नदी का हो जाएगा, जो उत्तर की ओर बहेगा, नर्मदा पश्चिम की ओर, और जोहिला सोन की सहायक नदी है जोहिला,
ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिला में सतपुड़ा पहाड़ी की मुल्ताई नामक स्थान से होता है। किस जिला से? बैतूल जिला से, याद रखिएगा आप सभी। बैतूल जिला से कह सकते हैं सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होगा।